रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 30 आज शुरू करते हैं। आज हम अपना लेक्चर नंबर 30 CISSP कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी डोमेन का पार्ट है। हो जा भी बड़ा। तो आ, आज का लेक्चर जो सा है वो नेटवर्किंग की अगेन बेसिक्स पे चलेगा। ठीक है, तो लेके चलते हैं बेसिक्स को और देखते हैं कि हमें हमें क्या क्या टॉपिक्स आज डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप लास्ट लेक्चर में हमने वीपीएन के बारे में पढ़ा। वीपीएन की दो टाइप्स पढ़ी, ट्रांसपोर्ट मोड एंड टनल मोड। तो ट्रांसपोर्ट मोड और टनल मोड में डिफरेंस ये था कि ट्रांसपोर्ट मोड के अंदर वो जो सा है आईपी के हेडर को इनक्रिप्ट नहीं करता, जबकि टनल मोड के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंक्रिप्शन होती है कि वो पूरे के पूरे आईपी हेडर को इनक्रिप्ट कर देता है और उसके बाद नया आईपी हेडर लगाता है, तो वो थोड़ा सा ओवरलोड हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसपोर्ट मोड में टनल्स कन्फिगर होती है, मगर आप जो सा है वो टनल मोड में भी कन्फिगर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है IPsec फ्रेमवर्क। मैं IPsec फ्रेमवर्क के बारे में हमेशा एक बात बताता होता हूँ आप लोगों को कि IPsec फ्रेमवर्क इज़ लाइक अ बॉक्स, और उसके अंदर ना ये एम्प्टी होल्स हैं। ठीक है, और इन एम्प्टी होल्स में आपने यहाँ से ब्लॉक्स उठा के लगाने हैं। ठीक है, ब्लॉक ये डेस भी है, 3 डेस भी है। ठीक है, ए वेरी गुड। अच्छा जी, तो आपके पास डेस भी है, AES भी है। तो आपने अगर अपने इंक्रिप्शन के अंदर आपने जो टनल बनानी है उसमें डेस आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको थोड़े दिनों बाद लगे नहीं यार मुझे डेस नहीं यूज़ करना, मुझे AES यूज़ करना, तो आप ब्लॉक चेंज कर सकते हो। ये पूरे का पूरा IPsec प्रोटोकॉल स्वीट है। ठीक है, ये फ्रेमवर्क आप उसे कह सकते हो। और उसके अंदर एक प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट की एक्सचेंज। इंटरनेट की एक्सचेंज का मेन मकसद ये होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं, यानी पार्टी ए और पार्टी बी, से मेरा लाहौर का ऑफिस और कराची का ऑफिस या लाहौर और दुबई का ऑफिस, जो उनसे उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना, तो उन्हें जो आइडेंटिटी चाहिए होगी, ठीक है, एक दूसरे की आइडेंटिटी प्रूफ करना, उसके लिए जो कीज़ यूज़ होती हैं या प्रोटोकॉल यूज़ होता है, इट्स कॉल्ड आइक। ठीक है, आइक फेज़ 1 और आइक फेज़ 2। इन दिस फेज द पार्टनर्स अथेंटिकेट। फेज़ 2 के अंदर सिक्योरिटी एसोसिएशन आर एस्टेब्लिश, जिसे हम SA कहते हैं। ठीक है, SA सिक्योरिटी एसोसिएशन होता है। वो एक्चुअली दोनों साइडों पे कोई एक टेबल इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि भाई यहाँ से ये IP एड्रेसेस जा रहे हैं और वहाँ से ये IP एड्रेसेस है, इतनी इंक्रिप्शन हो रही है, इतनी डिक्रिप्शन हो रही है, ये प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इस कॉल्ड सिक्योरिटी एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद आप ज़ाहिर है CISSP है तो हम इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते। आई वॉज वेरी टेम्पटेड कि आपको सिक्योरिटी एसोसिएशन टेबल्स दिखाए जाए, मगर वो इस बियॉन्ड द स्कोप। इवन CCNP सिक्योरिटी के अंदर डिस्कस होते हैं। हाई एश्योरेंस इंटरनेट प्रोटोकॉल इनक्रिप्टर हाइप। ठीक है, ये NSA टाइप 1, यानी NSA जब सेंसिटिव डाटा को इनक्रिप्ट करती है तो वो हाइप टाइप के प्रोटोकॉल इनक्रिप्टर यूज़ करती है। इसके अंदर मार्केट के अंदर कुछ 3-4 कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर इस इज़ वेरी वेरी अनलाइकली आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े अनटिल अनलेस यू वर्क फॉर एजेंसीज़। और फिर अगर आप उन एजेंसीज़ के लिए काम करें तो आपको ये हाइप इंपोर्ट करने पड़ेंगे अपने कंट्री में। अगर आपका कंट्री उस लिस्ट में नहीं है जिसे अमेरिका टाइप 1 इनक्रिप्टर देता नहीं है, तो लिहाजा ये बहुत हाई लेवल इंक्रिप्शंस होती हैं। इनमें लेस पॉसिबिलिटी होती है कि इनको क्रैक कर दिया जाए। ठीक है, और ये हार्डवेयर बेस्ड इनक्रिप्टर्स होते हैं। कभी कभी लिंक्स पे भी लगाए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स हैं इनकी। ठीक है, बिल्कुल स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट टॉप सीक्रेट्स चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सा है कुछ टर्म्स हैं। रेडियस रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूज़र सर्विस। रेडियस एक ऐसी सर्विस है जब मेरे पास कोई सिस्टम है जहाँ पे मैंने यूज़र को ऑथेंटिकेट कराना है यूजिंग अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो मैं रेडियस को यूज़ करूँगा। ठीक है, जेनेरिक टर्म में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग सर्वर उन्हें कहते हैं, और उसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है जिनके दरमियान काम कर रहा होता है, उसे रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो रेडियस के अंदर जो सा है, रेडियस काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। ठीक है, सिस्को ने इसके इक्विवेलेंट एक प्रोटोकॉल या एक सिस्टम निकाला है जिसे हम टेकएक्स कहते हैं, टर्मिनल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, टेकएक्स और रेडियस दोनों इक्विवेलेंट चीज़ें हैं, मगर टेकएक्स सिस्को प्रॉपर्टी है, रेडियस सिस्को प्रॉपर्टी नहीं है। वो RFC स्टैंडर्ड है। ठीक है, RFC 2865 है। ये यहाँ पर आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है, क्योंकि हम सिस्को सर्टिफिकेशन नहीं पढ़ रहे इसलिए हम टैकेक्स को इतना टच नहीं करते। ठीक है, टैकेक्स गो के टैकेक्स जो है वो रेडियस से बेहतर है काफ़ी चीज़ों के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपके पास सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आ जाता है जो आपकी डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन पूल करके लाने में मदद देता है, और वो नॉर्मली नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ होता है। ठीक है, कि भाई आपने चेक करना है कि आपके पास 1500 डिवाइसेस लगी हुई है आपके नेटवर्क में, तो कौन सी डिवाइस है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो आप वो SNMP से काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास टेलनेट और SSH की प्रोटोकॉल्स हैं जो रिमोट एक्सेस या रिमोट डायल इन के लिए यूज़ होते हैं।
फिर आपके पास ये 3 सर्विसेज है, रिमोट लॉगिन जिसे हम आर लॉगिन कहते हैं, रिमोट शेल और रिमोट कॉपी। ठीक है, ये 3 ऐसे टर्म्स हैं नेटवर्किंग की जो अक्सर अगर आप सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हर पैच ट्यूसडे को इनका ज़रूर जिक्र होता है। ठीक है, RSH ग्रांट डायरेक्ट रिमोट कंट्रोल कमांड एग्जीक्यूशन। ठीक है, अगर किसी ने रिमोट शेल कंप्रोमाइज़ कर लिया तो फिर ये हो सकता है, ठीक है, कि वो रिमोट कमांड एग्जीक्यूट कर लेता है। ठीक है, अक्सर वल्नरेबिलिटीज़ जो एक्सप्लॉइट होती हैं और वो हाई और क्रिटिकल होती हैं तो उसमें द अटैकर कैन रन एन आर्बिट्रेरी कमांड ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो वो RSH ग्रांट्स द डायरेक्ट रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है RCP, कॉपी द डाटा टू द रिमोट कंप्यूटर। अक्सर बहुत सारे हाई प्रोफाइल हैक्स में भी देखा गया है कि रिमोट कॉपी की कमांड को यूज़ किया है हैकर ने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे फाइल पहुंचाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है ओके, आर लॉगिन इज़ अ प्रोटोकॉल यूज़ फॉर ग्रांटिंग रिमोट एक्सेस। रिमोट लॉगिन जौन सा है वो यूनिक्स के अंदर होता था। फिर उसके बाद आ जाता है स्क्रीन स्क्रैपर। ठीक है, स्क्रीन स्क्रैपर को वेब स्क्रैपिंग से कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, स्क्रीन स्क्रैपर होता है कि अगर आप अपने आईपैड के ऊपर कोई पिन एंटर कर रहे हैं तो कोई आपकी वो स्क्रीन देख रहा है। ठीक है, थ्रू एन एप्लीकेशन, जो अगर वो आपके सिस्टम पे कोई हैक या कंप्रोमाइज एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देख रहा है तो दैट्स अ स्क्रीन स्क्रैपिंग। ठीक है, या आप अपने किसी के कंप्यूटर पे कुछ इंस्टॉल कर दें और वो जो मेमोराइजेबल करैक्टर्स जो से अपने बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए दे रहा है तो ये चीज़ें स्क्रीन स्क्रैपिंग कहला सकती हैं। वर्चुअल नेटवर्क टर्मिनल एप्लीकेशंस उसमें बहुत सारी हैं, VNC ऑन द टॉप है। ठीक है, और फिर सिट्रिक्स और बाकी चीज़ें जो सी हैं वो भी रिमोट नेटवर्क टर्मिनल एप्लीकेशन की सॉर्ट ऑफ कैटेगरी में आती हैं। फिर एक टर्म है टेली कम्यूटिंग जिसे हम वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, और या फिर आपके वर्क फ्रॉम होम भी नहीं हो सकता, रिमोट वर्किंग सिनेरियोज़ में आ जाता है कि आपके एम्प्लॉयज़ जो से हैं डिफरेंट लोकेशंस में बैठे हुए हैं और वो जो सा है हेड ऑफिस में डायल इन करते हैं और अथेंटिकेट करके वहाँ से बैठ के ही काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन कैटेगरीज आ जाती हैं कि अगर आपका स्टाफ है तो आप सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड पे रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड पे रिलाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा आपके लिए। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं विच इज़ कॉल्ड अ टू फैक्टर अथेंटिकेशन। तो यूज़र के पास यूज़र नेम भी एंटर करता है, पासवर्ड भी एंटर करता है, और टू फैक्टर अथेंटिकेशन यानी सेकंड फैक्टर कोई अथेंटिकेशन का होता है। नॉर्मली उसके मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन होती है जिसपे वो पिन डालता है और सेकंड फैक्टर अथेंटिकेट करता है। आज आप लोग अब सिक्योरिटी डोमेन में है तो आई होप आप सबके पास 3 चीज़ें तो होंगी। नंबर 1, आपके जितने ईमेल अकाउंट्स होंगे उन पे 2FA लगा होगा। अगर नहीं लगा हुआ तो यू आर नॉट अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल फॉर मी। नंबर 2, आपके पीसी के अंदर एक एडमिन अकाउंट होगा और एक लोकल नॉर्मल लो लेवल एक्सेस अकाउंट होगा और आप उसको यूज़ करते होंगे, हायर एडमिन को नहीं यूज़ करते होंगे। ये मैं नहीं करता। नंबर 3, आप अगर नंबर 1, आप तो पासवर्ड सेव नहीं करते होंगे ब्राउज़र में। अगर आप पासवर्ड सेव करते होंगे ब्राउज़र में तो ब्राउज़र के जो पासवर्ड की जो लिस्ट है उसके ऊपर एक मास्टर पासवर्ड लगता है। ठीक है, मास्टर पासवर्ड लगता है और वो पासवर्ड आपके लोकल एडमिन पासवर्ड से डिफरेंट होना चाहिए ताकि अगर कोई आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड कंप्रोमाइज़ कर ले तो आपके ब्राउज़र में सेव हुए हुए जितने क्रेडेंशियल्स हैं उनको एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो ये जो टू फैक्टर अथेंटिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके अलावा फिर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कि नंबर 4, आप ये कहें कि हमारे VPN को सिर्फ वो डिवाइसेस कनेक्ट कर सकें जो हमारे डोमेन के मेंबर है। ठीक है, आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिफरेंट टूल्स चाहिए। हम इस टाइम टूल्स में नहीं कर रहे मगर मैं आपको पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप डिजिटल सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हो, आप उनको डोमेन का मेंबर बना सकते हो, जिस तरह वो ऑथेंटिकेट हो तो आप वेरीफाई करें। फिर एक टेक्नोलॉजी कहलाती है नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल, कि जब वो लॉगिन करें आपके नेटवर्क में तो आप देखेंगे उनका एंटीवायरस डिसेबल तो नहीं हुआ हुआ, उनके लेटेस्ट पेचेस हैं या नहीं है, अगर उनके पास स्पेसिफिक फ़ाइल पड़ी हुई है या नहीं, और वो रात जी 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक लॉगिन नहीं हो सकते। ये तमाम फीचर सेट आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नेटवर्क टोपोलॉजीज़, और जब मैंने नेटवर्क टोपोलॉजीज़ देखा तो मेरी शक्ल यूं की होगी। ठीक है, मेरा एक्सप्रेशन यूं का हो गया क्योंकि नेटवर्क टोपोलॉजी में बहुत बहुत डिटेल के अंदर जो सा है CCNA में पढ़ा चुका हूँ। CCNA का पहला, दूसरा या तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो उसके अंदर जो सा है बेसिकली बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू दैट डिटेल एट ऑल। ठीक है, वरना मैं ऐसा सा हो जाऊँगा। ठीक है, तो आई होप यू वोंट माइंड, वो जाके लेक्चर पढ़ लें।
ठीक है। फिर उसके बाद नेटवर्किंग के अंदर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन है। यूनिकास्ट क्या होती है कि ए यूज़र जो सा है बी यूज़र के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। मल्टीकास्ट क्या कि ए यूज़र जो सा है वो डी, ई, जे एंड के, इन पांचों के पांच यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। उसके लिए आपके पास एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। ब्रॉडकास्ट क्या कि ए जो सा है वो बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, बाकी तमाम और अनटिल जेड तक सबके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, यानी सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है, इस कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। अच्छा, ये सर्किट स्विचिंग ने जो सा है ना, एक सेकंड में वो की ढूंढ रहा हूँ जो, हाँ, सर्किट स्विचिंग ने मुझे कुछ बातें याद दिला दी। सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग ये होता है कि मेरे पास एक क्लाउड है, ठीक है, और उसके अंदर ये नोड्स बनी हुई हैं, ठीक है। और अगर ए ने बी के साथ कम्युनिकेट करना है तो मैं ए के साथ कनेक्ट होता हूँ, ए के और बी के साथ कुछ यूँ कनेक्ट हो जाता हूँ। अब जितनी देर मैं इसके साथ कनेक्टेड रहता हूँ ये लिंक जो सा है ये यूटिलाइज ही रहेगा, ठीक है। कोई और इस लिंक को यूटिलाइज नहीं कर सकता, और तमाम पैकेट्स जितने ए से जाएंगे वो सारे के सारे इसी राउट से जाएंगे, ठीक है। पैकेट स्विच क्या होता है? पैकेट स्विचिंग में लिंक को मैं ऑक्यूपाई नहीं करता, ठीक है। मैं एक पैकेट भेजता हूँ, वो इस रास्ते से जाता है, दूसरा जो सा इस रास्ते से चला जाता है, तीसरा जो सा है वो कुछ इस तरह के रास्ते से चला जाता है, पांचवा जो सा है, चौथा जो सा है वो कुछ यूं करके चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है। ये डिफरेंस है सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के अंदर, ठीक है। इसको टेल्को की डोमेन के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब पंजाब यूनिवर्सिटी के MIT और BCS के स्टूडेंट्स को पढ़ाते होते तो हम बड़ी डिटेल में जाते थे इसके, मगर उस टाइम उनके लिए समझना बहुत मुश्किल था। अच्छा, उसके साथ एक आपके पास टर्मिनोलॉजी आ जाती है स्विच वर्चुअल सर्किट्स एंड परमानेंट वर्चुअल सर्किट। स्विच वर्चुअल सर्किट ये कि आप किसी भी अल्टरनेट राउट से जा सकते हैं, ठीक है। ये राउट्स हैं आपके क्लाउड में, ठीक है, डिफरेंट राउटर्स लगे हुए हैं, आप ये समझ लो, ठीक है। सो आप कर लो, ये सिंगापुर से लेके लंदन तक ये कनेक्टिविटी है और ये कहीं कहीं से जा रही है, ठीक है। अच्छा, और एक होता है परमानेंट वर्चुअल सर्किट। परमानेंट वर्चुअल सर्किट जिसे हम PVC कहते हैं कि मैंने एक डेडिकेटेड सर्किट ही ले लिया, ये यहाँ से B तक, ठीक है। अब ये मेरा ही रहेगा, ठीक है, किसी को हक हासिल नहीं है इसके साथ छेड़छाड़ करने की, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट वर्चुअल सर्किट। फिर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ये जो ऊपर वाले मैंने पिछली स्लाइड के अंदर नेटवर्किंग के लेक्चर्स पढ़ाए हैं उसी के अंदर कवर हो जाएगा ये सारा का सारा, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है एडवांस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड अ मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग के बारे में सिर्फ आप इतना याद रखें कि एक क्लाउड है, ठीक है, और उसके अंदर यही इसी तरह राउटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, या जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, और आप जो सा यूँ कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये आपका A ऑफिस है और ये आपका B ऑफिस है। और जब आपने A से B के दरमियान कम्युनिकेट करना है तो इन जगहों पे जो रूटर्स लगे हुए हैं वो बजाय इसके कि आपके IP एड्रेसेस को देख के डिसीजन करे, वो आपके उसे क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, आपके पास लेबल्स को देख के डिसीजन करते हैं। इसी इट इज़ कॉल्ड मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। और ये जो है 2.5 लेयर की टेक्नोलॉजी है, यानी ये फास्टर है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड राउटिंग, ठीक है। उसके बाद आपके पास 3 टर्म्स और आ जाती हैं, आर कॉल्ड SSL, TLS एंड SSH। SSH तो आपको पता है पोर्ट नंबर 22 के ऊपर होती है, आपने राउटर पे जाना है तो आप SSH करते हैं, आपने सर्वर्स पे कनेक्ट करना है कभी कभी दफ़ा SSH करते हैं। फिर उसके बाद 2 टेक्नोलॉजी हैं, वन इज़ कॉल्ड SSL एंड वन इज़ कॉल्ड TLS। SSL जो सा लोग ये समझते हैं कि SSL ये जो सा है HTTPS जो सा है आपका, ये SSL है। हाँ जी, ये आपका SSL भी हो सकता है और TLS भी हो सकता है। जब आप HTTPS को कभी ओपन करके देखें, वो जिधर आपका ग्रीन कलर की बार आ रही होती है तो वहाँ पे आप थोड़ी डिटेल से पढ़ें तो वहाँ पर आजकल आपको जितने मॉडर्न चीज़ें नज़र आएंगी दे आर ऑल TLS, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। ये SSL ओल्डर टेक्नोलॉजी थी, SSL 1, 2 एंड 3.0, ठीक है। उसके बाद TLS 1.1, 1.2। TLS 1.2 इज़ द लेटेस्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। TLS 1.2 लेटेस्ट प्रोटोकॉल है जो आपके HTTPS के लिए यूज़ होता है, जो SSL कनेक्टिव। अच्छा, इस टर्म को इस तरह यूज़ करते हैं कि TLS जो सा लेटेस्ट SSL प्रोटोकॉल है, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। HTTPS या SSL कनेक्टिविटी के लिए TLS जो सा लेटेस्ट प्रोटोकॉल है। लोग SSL समझते हैं एक बंदे ने मुझे कहा यार ये SSL 3.0 तो ज़ाया हो गया, अब हम इंक्रिप्शन कैसे करेंगे? भाई TLS से करोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो प्रोटोकॉल SSL डिसेबल कर दोगे, TLS इनेबल कर दोगे। कुछ कंपनीज SSL 3.0 इसलिए इनेबल रखती हैं कि उनको बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी चाहिए होती है, पुराने ब्राउज़र या पुरानी एप्लीकेशन TLS को सपोर्ट नहीं करती। मगर आजकल के दौर में बहुत लेस पॉसिबिलिटी है कि किसी का ब्राउज़र अपडेटेड ना हो। तो सबसे एक की इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को कहता हूँ, बीइंग अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल,
हैबिट अपनी बना लें, आदत बना लें कि अपने पीसी पे जब भी बैठें अपने ब्राउज़र अपडेट किया करें, जावा अपडेट किया करें, फ्लैश अपडेट किया करें, विंडोज़ अपडेट किया करें, एंटीवायरस डेफिनेशन अपडेट किया करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक की कंपोनेंट है एंड यू कैन नॉट बिलीव कि ये कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है कि इस अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग हैक्ड और नॉट गेटिंग हैक्ड। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज़ आती जाती है सॉक्स। ठीक है, सॉक्स जो है वो सर्किट प्रॉक्सी सर्वर है। ठीक है, कि अगर मेरे पास कोई रिक्वेस्ट लेकर आ रहा है तो उस रिक्वेस्ट को मैंने फर्दर फॉरवर्ड करना और बीच में एज अ ब्रोकर के तौर पे बैठना, इस चीज़ को हम सॉक्स कहते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर है। ठीक है, और ये RFC 1928 और वर्जन 5 के अंदर काफ़ी सारी इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी से रिलेटेड फीचर सेट आ गए हैं। तो अगर आपके नेटवर्क में कोई सॉक्स सर्वर इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आप पूछते हो यार कौन सा वर्जन क्या है, किस किस्म का और उसमें इंक्रिप्शन वगैरह इन्वॉल्व है या नहीं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है वीलैन। हमें पता है वीलैन क्यों यूज़ होती है, हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं आपको क्लियर वीलैन क्या है तो आप ज़रूर CCNA पढ़ें। ठीक है, तो ये CCNA जो अब अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको ये वाली पूरी की पूरी डोमेन कवर हो जाएगी। ठीक है, CCNA पढ़ लें, CCNA सिक्योरिटी के अंदर CCNP स्विचिंग के अंदर लेक्चर नंबर 19 पढ़ लें। ठीक है, तो वो वीलैंस के बारे में है कि जब हमारे नेटवर्क बड़े होना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट जनरेट करते हैं तो हम अपने नेटवर्क्स को सेगमेंट कर देते हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन कर देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं जी ये नेटवर्क जो सा ये वीलैन HR की है, ये IT की है, ये अकाउंट्स की है और ये जी मार्केटिंग की है। ठीक है, मार्केटिंग की है। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है मैक फ्लडिंग। मैक टेबल हमारा स्विच जो है मैक एड्रेस पे काम कर रहा होता है जो 48 बिट का एड्रेस होता है, और हैकर क्या करता है कि हमारा जो नेटवर्क है उसको फ्लड कर देता है, बहुत सारे मैक एड्रेस रिक्वेस्ट भेज देता है, हमारा स्विच जो है वो फ्लड हो जाता है। उसके बाद स्विच हब की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। उसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, उनसे हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आजकल के दिनों में जो सा है वो मैक फ्लडिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि स्विचेस हाईली पावरफुल हो गए हैं और उनको मैक फ्लड करना इतना इजी काम नहीं है। उसके लिए प्रोटेक्शन इनेबल कर सकते हैं अपने स्विचेस के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन से स्विचेस हैं। तो हम प्रोटेक्शन डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ इधर हैक्स डिस्कस कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ हैक्स ऑन द वीलैंस। वीलैन हमेशा मोस्टली हमारी लेयर 2 फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद 802.1q या इंटर स्विच लिंक के अंदर ट्रंकिंग इनेबल हुई होती है, और उसके अंदर एक जो सा है डिफ़ॉल्ट ट्रंकिंग इनेबल हुई होती है जिसे कहते हैं डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल DTP। कि आप ये स्विच है और इस स्विच के साथ आप यूँ कनेक्ट हो जाएं और अपना डॉजी स्विच लगा दें और आप इस स्विच को कहें भैया ये है, मैं आपकी ट्रंक पोर्ट हूँ और आपने जितनी वीलेंस की ट्रैफिक है वो सारी यहाँ भेजनी है। ठीक है, क्योंकि इस स्विच को नहीं पता कि इसके ऊपर कितनी वीलेंस, हालांकि इस पर कोई वीलन नहीं है, इस पर एक हैकर अपना लैपटॉप लेके बैठा हुआ है और जितने पैकेट्स यहाँ पे आते हैं सारों को स्निफ कर रहा होता है। बस एक किसी दिन पैकेट उसके पास हाथ चढ़ जाएगा जिसमें आपके सिस्टम एडमिन ने HTTPS कम्युनिकेशन नहीं लगाई होगी और उसमें आपके AD के क्रेडेंशियल होंगे, वाला उसकी लॉटरी लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डबल एनकैप्सुलेशन नेस्टेड वीलैन अटैक। नेस्टेड वीलैन अटैक समझने के लिए ना आपको वीलैन समझने की ज़रूरत है या ट्रंक समझने की ज़रूरत है। ये वीलैन की ट्रंक है और इससे दूसरा स्विच कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारा स्विच 1 है और ये मेरा स्विच 2 है। ठीक है, अब इस ट्रंक के ऊपर मल्टीपल वीलैंस जा रही होती हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल वीलैन 10 भी जा रही है, वीलैन 20 भी जा रही है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा पैकेट जिसके ऊपर कोई वीलैन ना हो तो मैं उठा के उसे वीलैन 1 में डाल देता हूँ। ठीक है, ये मेरी नेटिव वीलैन है। तो होता क्या है, हैकर यहाँ से एक पैकेट भेजता है और वो पैकेट ये यहाँ पे जाता है और इधर जो सा है उसने कोई वीलैन की इन्फॉर्मेशन डाली होती है, से फॉर एग्जांपल 30। ठीक है, 30 वीलैन की इन्फॉर्मेशन नहीं होती और वो स्विच या कोई और वैसे ही नो वीलैन इन्फॉर्मेशन या डॉजी वीलैन इन्फॉर्मेशन डाली होती है। जिस तरह ये पैकेट ये यहाँ जाता है, ये स्विच उसको उसके फ्रंट के जो पैकेट है वीलैन की टैग को उसको स्ट्रिप कर देता है। ठीक है, उसको हटा देता है। अब उसके बाद उस पैकेट को जो सा है जिस तरह वो इस सिस्टम पे पहुंचता है, क्योंकि स्ट्रिप कर दिया और स्ट्रिप करके उसने जब इस सिस्टम भेजा तो एक्चुअली उसके पीछे एक और टैग लगा होता है जो वीलैन 20 का होता है। ठीक है, और जिस तरह इस स्विच पे पहुंचता है, स्विच समझता है ये पैकेट जो सा है मेरा वीलैन 20 के लिए और वो उसको वीलैन 20 तक पहुंचा देता है। तो एक्चुअली आगे पीछे हैकर ने 2 टैग्स लगाए होते हैं जिसे नेस्टेड वीलैन अटैक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ARP अटैक, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो आपके IP एड्रेस टू मैक एड्रेस कन्वर्ट कर रहा होता है। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अटैक है, और अगर आपको पता हो तो केन एंड एबल नाम का टूल होता था, वो ARP पॉइजनिंग का काम करता है। आपकी उसकी तरीक़ेकार वारदात क्या होती है उसके अंदर। अच्छा, अब हम ये थोड़ा सा ज़्यादा इनडेप्थ जा रहे हैं। ठीक है, तरीका वारदात ये है कि आप एक कॉफ़ी शॉप में गए और ये आपकी वायरलेस AP है और ये आपको सिग्नल फेंक रही है। ठीक है, आप अपना लैपटॉप लेके ये यहाँ बैठ गए
आपको पता है ये वायरलेस एपी का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो है जी 192.168.0.1। ठीक है, आपने इस एपी को कहा कि एपी भैया जो मेरा आईपी एड्रेस है वो है 192.168.0.1 और मेरा जो मैक एड्रेस है वो है ABCD:0000:A। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके पीछे जो स्विच लगा होगा उसके पास दो एंट्रीज आ जाएंगी 192.168। एक ओरिजिनल एंट्री होगी जो उसके राउटर की होगी जो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, और एक आपके पीसी की हो जाएगी। ठीक है, अब हुआ क्या, अब जो पैकेट की कॉपी यहाँ जा रही है वो पैकेट की कॉपी आपके पास भी आ रही है। दैट इज़ कॉल्ड आप पॉइजनिंग। और जब आपके पास ये होना शुरू हो गया तो कॉफ़ी शॉप में जितने लोग आएंगे, ठीक है, उन सब के पैकेट्स की एक एक कॉपी आपके पास आएगी, और जब उन पैकेट्स की एक एक कॉपी आपके पास आएगी तो आप वो पैकेट कैप्चर करके बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, आप उससे मैन इन द मिडल अटैक भी परफॉर्म कर सकते हैं, और यूज़र के पास एक एरर मैसेज आएगा, डिजिटल सर्टिफिकेट में वेरीफाई नहीं करता, मगर यूज़र ने कभी नोटिस नहीं करना, उसने येस करना है क्योंकि वो बिज़ी है फेसबुक पे चैट करने के लिए, वो बिज़ी है उसने हॉटमेल देखना है, वो बिज़ी है उसने कार्टून देखने हैं। ठीक है, तो फेसबुक की चैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट देन योर सिक्योरिटी, दिस इज़ द टैग लाइन आज आपने जो लेके जाना है। ठीक है, मल्टीकास्ट ब्रूट फोर्स अटैक, ब्रूट फोर्स आप ट्राई कर रहे होते हैं पासवर्ड्स और लग जाता है। स्पैनिंग ट्री अटैक, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर हैकर जो सा है अपना स्विच बीच में घुसेड़ देता है और उसको रूट ब्रिज बना देता है, और आपके सारे पैकेट्स वहाँ से गुजर के जा रहे होते हैं। एक्चुअली जो वीलैन और नेटवर्किंग के अटैक होते हैं, हैकर उससे पासवर्ड नहीं स्टील कर रहा, वो पासवर्ड नहीं क्रैक कर रहा था, वो किसी ना किसी तरीके से मैन इन द मिडल, ठीक है, MITM या MIM कुछ लोग लिखते हैं, ठीक है, मैन इन द मिडल अटैक कर रहा होता है। ठीक है, और मैन इन द मिडल अटैक के अंदर क्या होता है, मैन इन द मिडल अटैक के अंदर सिर्फ एक ही काम हो रहा होता है कि अगर ए सोर्स से बी डेस्टिनेशन तक कोई पैकेट जा रहा है तो वो हैकर कहीं बीच में बैठ जाता है। ठीक है, और जब वो बीच में अपने पास बैठ जाता है तो वो हर पैकेट की कॉपी ले रहा होता है। अब अगर वो ट्रैफिक इनक्रिप्टेड है तो वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, मगर उसके अंदर वो क्या तरीके वारदात डालता है कि वो एक 2 नंबर डॉजी डिजिटल सर्टिफिकेट आपको प्रेजेंट करता है सर्वर की बिहाफ से, और आप यूज़र उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर वो सारा कुछ डिक्रिप्ट करता है यहाँ पे और दोबारा इनक्रिप्ट करके आगे भेज देता है। ठीक है, इसके लिए इंजन्स मिलते हैं, प्रॉक्सी इंजन। रैंडम फ्रेम स्ट्रेस अटैक, बहुत पुराना अटैक है, बहुत ज़्यादा फ्रेम भेज के आप स्ट्रेस टेस्टिंग करते हो, फ्रेम साइजेस भी चेंज करते हो। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड लेयर 2 अटैक्स। और कैन ये पढ़ाने का बीइंग अ CISSP आपको मकसद ये है कि आपको पता चले कि लेयर 2 या VLAN अटैक्स कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बगैर गुजारा कोई नहीं है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन लाइंस, कम्युनिकेशन लाइंस आप लोगों को पता है आजकल तो खैर ज़माना डिफरेंट हो गया है। यूरोप के अंदर तो खैर अब ये बहुत अजीब सी बातें लगती हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में मेरे ख्याल में अभी तक यूज़ हो रहे हैं। T1, T2, T3, T4 ये तो खैर अमेरिका में यूज़ होते हैं। ठीक है, T1 लाइन 1.544 Mbps है, एग्ज़ाम रिलेटेड है, और बाकी आपको लाइंस की स्पीडें याद कर लें। E1, E2 जो से 2 MB, 8 MB, 34 MB, 139 MB। ठीक है, टाइम डिवीजन बेस्ड मल्टीप्लेक्सिंग होती है। T1 के अंदर 24 चैनल होते हैं और E1 के अंदर 32 चैनल होते हैं। ये 30 चैनल एक्चुअली होते हैं, 2 चैनल जो से हैं वो सिग्नलिंग लेके जा रहे होते हैं। फिर ये ऑप्टिकल कैरियर की बात आ जाती है कि OC1, OC3, OC4 और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। DSL का आप लोगों को पता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ है, बुक ने पढ़ाई नहीं हुई मगर बीइंग अ CISSP आपको पता होना चाहिए GDSL, VDSL, SDSL, XDSL तमाम चीज़ों का। ठीक है, अगर आप गूगल करें हाउ DSL वर्क्स तो उसमें काफ़ी सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, X.25 जो सा है मॉडर्न बेस्ड पैकेट स्विचिंग है, 1970s की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास फ्रेम रिले आ गया जिसमें आपके पास फ्रेम रिले क्लाउड था। ठीक है, और आपके पास PVCs, प्राइवेट वर्चुअल सर्किट्स, या उसको क्या कहते हैं SVCs थे। ठीक है, और फिर उसके अंदर DCEDT का कॉन्सेप्ट था और CIR का कॉन्सेप्ट था, कमिटेड इन्फॉर्मेशन रेट के। आप A और B के दरमियान हम आपको 512 kbps की स्पीड देंगे। ठीक है, ये चक्कर था। और उसके बाद ATM टेक्नोलॉजी आ गई जिसे फिक्स सेल टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी आ गई, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी आ गया। ठीक है, और उसके अंदर काफ़ी टर्म्स आई जिसे कांस्टेंट बिट रेट हो गया कि भाई कंसिस्टेंट बिट रेट हम देंगे, अनस्पेसिफाइड बिट रेट जब
बर्स्ट रेट आ जाता है, वेरिएबल बिट रेट भी सॉर्ट ऑफ बर्स्ट रेट के इक्विवेलेंट है, और अवेलेबल बिट रेट के आपके पास कितनी बैंडविड्थ हमने अवेलेबल की हुई है आपके पास। तो ये कुछ टर्म्स उसके अंदर यूज़ हुई थी। एग्ज़ाम से रिलेटेड आई एम नॉट टू मच श्योर कि ये आपसे VBR ABR के बारे में पूछेगा, मगर आपको X.25 फ्रेम रिले, ATM, MPLS, इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ का बहुत हाई लेवल ओवरव्यू होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, और जाने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि उर्दू IT अकेडमी क्विज़ इंजन के ऊपर CISSP के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट इट। अगर आप CCNA के पढ़ रहे हैं और नया CCNA पढ़ रहे हैं तो उसमें भी लेक्चर्स हैं, तो कीप प्रैक्टिसिंग ऑन दीज एग्ज़ाम्स। और अगर आपके पास कोई और एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं आप हमारे पास भेजें, हम उसको क्विज़ इंजन के अंदर ऐड करवा देंगे, ठीक है। और इसको अभी आज पढ़ाने का मूड नहीं है, लिस्ट हमारी चल रही है, अभी हमारे थोड़े और लेक्चर पढ़े हुए हैं नेटवर्किंग डोमेन में। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।